नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैन ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आपको मेरे पीछे जो स्लाइडर दिख रहा है वो देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होगी, क्योंकि हम लोग, हमारी पूरी टीम आपके साथ है आपकी क्लास 8 की मैथ्स और सारे सब्जेक्ट्स को अच्छा बनाने के लिए। और हमेशा हमारा ये मानना है कि टुगेदर वी कैन विन। दैट इज, आप और हम अगर साथ में काम करेंगे, हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे, हम बताएंगे, आप उस राह पे चलेंगे, तो पक्का आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसी हमारी हमेशा से आशा रहती है और आप सब लोग बहुत मेहनत भी करते हैं। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मैन ब्रेन्स एज ऑलवेज। एंड टुडे, आज हम सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, तो कक्षा 8वीं की जो मैथमेटिक्स है हमारी, जिसको हम स्ट्रॉन्ग बनाने के सारे प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि हमारी आदरणीय, सम्माननीय, महान किताब है, जिसको हमेशा हमारा नमन रहता है, क्योंकि ये किताब बहुत ही अच्छी है। पतली सी है लेकिन काफी ज्यादा ताकत रखती है। एंड ये बताती है किस तरीके से मैथ्स में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराती है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताती है और हमारी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसी में यूनिट क्रमांक 8, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां पे हम लोग काफी सारे सेशंस डेवलप कर चुके हैं इसी चैप्टर के, जिसमें हमारा पहला सेशन था अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स एंड एमसीक्यूज। दूसरे सेशन में हमने फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स किए थे। तीसरा सेशन इसका हम लोग आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं, जहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक कवर किया है। आज का ये सेशन जो कि शुरू होगा सवाल क्रमांक 121 से 121 के शगुन से स्टार्ट होगा, वहां पे हम लोग शुरू करेंगे सवाल क्रमांक 121 से लेकर जहां तक ये सिलसिला हमारा चल पाएगा। चलिए, ज्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम अपने पेन को टेस्ट कर लेते हैं कि ये चल रहा है या फिर नहीं, क्योंकि अगर नहीं चल रहा है तो फिर समस्या हो जाएगी, और चल रहा है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपको मेरी हेल्प करनी है। आपको ये पेन चलता हुआ दिख रहा होगा, गायब भी हो गया। चलिए, पहला सवाल, सवाल क्रमांक 121। क्या करना है आपको इसको सिंप्लीफाई करके स्मॉलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में लेके आना है। 121 के पहले सवाल क्रमांक 120 तक पिछले सेशंस में कवर हो चुके हैं। यदि आपने वो मिस कर दिया है तो मेरा आपसे अनुग्रह, निवेदन, रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसे देखिए, ताकि आप एक फ्लो में चीजों को पढ़ पाएं और आसानी से अपने कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर पाएं। चलिए, यहां पे सवाल है भाई, 16 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 64 अपॉन 2 पावर 4 और 4 पावर 2। चलिए, काफी चीजें यहां पे हैं। 16 है, 10 का स्क्वायर है, 64 है, 2 पावर 4 है, 4 पावर 2 है। यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे पहले हाथ कैंसिल कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं अगर ध्यान से देखूं 4 स्क्वायर होता है 16, तो ये 16 और ये वाला 16 हो जाएगा कैंसिल, सिंपल। इसके बाद अगले स्टेप में जब आप फोकस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू 64 होता है 4 का क्यूब। कितना होता है? 4 का क्यूब, और वो होता है 2 पावर 6। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो यूं भी याद रख सकते हैं। 64 होता है 8 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है मतलब 2 और 8 में क्या कनेक्शन होता है? 2 का क्यूब होता है 8। यहां पे ध्यान दो, 2 का क्यूब 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इन दोनों की पावर मल्टीप्लाई होके हो जाएगी 2 की पावर 6, ठीक है। इसलिए हमने 2 पावर 6 लिखा और नीचे केवल बचा है 2 पावर 4। अब आप क्या करेंगे सर? इनको भी जब हम आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो 10 स्क्वायर इंटू 2 पावर 6 माइनस 4 हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि a पावर m अपॉन a पावर n करेंगे हम, तो आपको मिलेगा a पावर m माइनस n, ठीक है। यहां पे 10 स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 2 पावर 2। अब आप चाहे तो इसको ओपन कर सकते हैं। ये वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो आपका आंसर आएगा 4 0 0, अर्थात 400 आएगा आपका आंसर। आप चाहें तो यहां पे पावर सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, तब हो जाएगा 20 का स्क्वायर, वो भी होगा 400। तो किसी भी तरीके से आपका आंसर कितना आएगा? 400 ही आएगा। और एक्सपोनेंशियल पावर्स में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको एक ही तरीके से सॉल्व करना है, आप इसको अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको पूरी आजादी है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए, यहां तक हमने कर लिया सॉल्व। सवाल क्रमांक 121 आसान था। एक निवेदन आपसे, कृपया जो भी नियम यूज कर रहे हैं कृपया उन्हें स्पेसिफाई कर दें, ताकि
अगर कल को टीचर आपका पेपर चेक करे तो वो आपके मार्क्स न काट लें इस बहाने से कि आपने नियम नहीं लिखे, ठीक है, बिकॉज नियम का पालन करना और नियम का पता होना दोनों जरूरी है। चलिए यहां पे आपको क्या करना है, सवाल क्रमांक 122 आ गया है आपके समक्ष। 5 पावर m है, 5 पावर 3 है, 5 पावर -2 है, 5 पावर -5 है, इन सबको जोड़ घटाने मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 5 पावर कितना 12 आ रहा है, और आपको यहां पे फिर m की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए पहले तो सवाल को ही लिख लेते हैं ताकि हम शुरुआत कर सकें। 5 पावर m इंटू 5 पावर 3 इंटू 5 पावर -2 अपॉन 5 की पावर -5। चलिए नेगेटिव पावर देखते ही मेरे मन में पहला विचार क्या आना चाहिए कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाया जाए और वो कैसे होगा सर, जब नेगेटिव पावर होती है तो हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं, जो कि हम यहां पे लेंगे। तो ये होगा 5 पावर m 5 पावर 3, ये वाला नेगेटिव है तो वो जाएगा नीचे, तो यहां हो जाएगा 5 पावर 2, और जो नीचे नेगेटिव है वो साइड चेंज करके आ जाएगा ऊपर, कुछ इस प्रकार। क्या आपको ये समझ में आया? क्या बोला हमने, नेगेटिव पावर का मतलब होता है रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहां पे नेगेटिव पावर का रेसिप्रोकल किया तो हो गया पॉजिटिव, वहां पे नेगेटिव पावर का रेसिप्रोकल किया तो नीचे आया, हो गया पॉजिटिव। अब इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करें तो 5 पावर m इंटू, क्योंकि बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी तो 5 और 3 हो जाएगा 8। नियम क्या कहता है कि भाई जब बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। होल डिवाइड बाय 5 स्क्वायर। चलिए 5 पावर m इंटू 5 पावर 8 -2, ये कहां से आ गया भाई? अगर सेम बेस है पावर अलग अलग है तो डिवीजन करना भी हमें अलाउड होता है, लेकिन हम डिवीजन करते कैसे हैं? माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके। तो यहां हो जाएगा 5 पावर m इंटू 5 पावर 6। अब यदि हम इसको आगे सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे, नियमों को यहां ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कौन सा ब्रैकेट किसका है। चलिए ये हो गया हमारा क्या, LHS। इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो इसी नियम के तहत m और 6 ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा RHS 5 पावर 12 के बराबर, तभी तो हम m की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अब दो चीजें बराबर हैं, उनके बेस भी बराबर हैं, तो पावर भी क्या होगी? बराबर ही होगी। तो यहां से हमें मिलेगा कि भाई m + 6 हो जाएगा 12 के बराबर, m हो जाएगा 12 - 6 अर्थात 6 के बराबर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान जवाब। ये हमने सॉल्व करके निकाल लिया, m की पावर कितना? 6। चलिए यहां पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर, हमने ये सवाल कर लिया सॉल्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 123 सवाल है, यहाँ पे थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम जैसा सवाल है, देख लेते हैं। अ न्यूबॉर्न बियर वेज 4 kg। एक न्यूबॉर्न बियर जो होता है उसका वेट कितना है? 4 kg है। हाउ मेनी किलोग्राम्स माइट अ 5-year-old बियर वे इफ इट्स वेट इंक्रीजेस बाय पावर ऑफ 2 in 5 years? क्या कह रहा है आपसे सवाल कि भाई जब वो पैदा हुआ है, एकदम न्यू बॉर्न है, तो उसका वजन कितना है? तो उसका वजन है 4 kg, और 5 साल में, ठीक है, इन 5 years क्या हो जाता है? इन 5 years उसका जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। कितने से? इंक्रीजेस बाय द पावर ऑफ 2। मतलब यदि उसका अभी वेट 4 है तो 5 years लेटर उसका वेट कितना हो जाएगा? जितना उसका न्यूबॉर्न वेट था उसकी पावर 2। इंक्रीजेस बाय द पावर ऑफ 2 मतलब उसकी पावर 2 हो जाएगी। इंक्रीजेस बाय द पावर ऑफ 2 का सिंपल मतलब क्या होता है कि जो भी वेट था उसकी पावर 2 हो जाएगी बाय पावर 2। तो पावर 2 किसकी? 4 की। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 5 साल बाद उसका वेट कितना हो जाएगा? 16 kg हो जाएगा। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछता 10 साल बाद कितना होगा, तो 4 की पावर 2, फिर जो आंसर आता उसकी भी पावर 2, क्योंकि हर 5 साल में इंक्रीजेस बाय कितना होता है? हर 5 साल में इंक्रीजेस बाय पावर ऑफ 2। तो हर 5 साल में ऐसा होता है। ठीक है, 6वें साल में उसका वेट 16 किलो के बाद 32 किलो नहीं हो जाएगा, नहीं, 5वें साल फिर 10वें साल उसका वेट हो जाएगा 32। तो धीरे धीरे बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस सेंटेंस का सीधा सीधा मतलब है कि जो भी वेट था उसकी पावर 2 हो जाएगा। तो 4 की पावर 2 करना मतलब आंसर कितना आएगा? 16 kg आएगा। क्या आपको ये समझ में आया?
आसान सा प्रश्न, जी हाँ सर। खाली ये सवाल आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सेंटेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए, ताकि कल को एग्जाम में यदि आएगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब इंक्रीज बाय पावर ऑफ 3 भी कोई पूछ लेगा तो भी आप कर सकते हैं, इंक्रीज बाय पावर ऑफ 4 भी पूछ लेगा तो भी, क्योंकि आपने एक सवाल कर लिया है और आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो गई है, अब आप आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सवाल क्रमांक 124 क्या बोल रहा है आपसे, द सेल्स ऑफ अ बैक्टीरिया डबल इन एवरी 30 मिनट्स। ठीक है, अ साइंटिस्ट बिगिंस विद अ सिंगल सेल एंड हाउ मेनी सेल्स विल इट बी देयर आफ्टर 12 आवर्स एंड 24 आवर्स। देखो क्या बोल रहा है अब आपसे कि हर 30 मिनट में आपके सेल डबल हो जाते हैं। तो अगर आप बात करें कि 0 मिनट्स में कितने सेल है, मतलब जब शुरू हो रहा है तब एक सेल है ना, जैसे कि लिखा है यहां पे, अ साइंटिस्ट बिगिंस विद अ सिंगल सेल। ठीक है, 30 मिनट के बाद कितने हो जाएंगे सर, डबल हो जाएंगे, तो 30 मिनट के बाद हो जाएंगे 1 into 2 दैट इज 2 सेल्स। ठीक है, 60 मिनट के बाद कितने हो जाएंगे, 60 मिनट के बाद हो जाएंगे यहां पे 2 into 2 दैट इज 4। या फिर अगर मैं ऐसे लिखूं तो यहां पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएंगे 2 into 2 मतलब 2 स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, अब 90 मिनट्स में कितने हो जाएंगे सर, 90 मिनट्स में हो जाएंगे यहां पे 2 into 2 into 2 मतलब 4 पहले के उसके डबल हो गए, तो हो जाएगा यहां पे 2 क्यूब मतलब 8। अच्छा, तो 120 मिनट्स में कितने हो जाएंगे सर, 120 मिनट्स में हो जाएंगे यहां पे 8 into 2 जिसको आप लिख सकते हैं 2 power 4 दैट इज 16। मतलब अगर आप ऐसे देखें तो 1 आवर में पावर कितनी हो गई, देखो 1 आवर में क्या लिख सकते हो आप, 2 power 2, 2 आवर्स में पावर कितनी 2 power 4। अगर मैं ऐसे लिखूं डायरेक्टली कुछ कनेक्शन बनाऊं तो 1 घंटे में 2 power 2, ठीक है, 2 घंटे में 2 power 4, 3 घंटे में कितना हो जाएगा सर, 3 घंटे में हो जाएगा 2 power 6, तो 4 घंटे में 2 power 8। मतलब जो भी आपका टाइम है, जितने भी समय गुजरता जा रहा है उसकी डबल पावर। अर्थात अगर आपसे कोई 12 आवर में पूछेगा तो कितने हो जाएंगे, उसी फ्लो में अगर आप चलेंगे तो यहां हो जाएगा 2 power 24, डबल होते जाएंगे होते जाएंगे। उसी तरीके से कोई आपसे 24 आवर्स में पूछेगा तो 2 power 48। क्या आपको यह समझ में आया, पहले घंटे में 2 power 2, दूसरे घंटे में 2 power 4, ऐसे ही तीसरे घंटे में 2 power 6, चौथे घंटे में 2 power 8। तो जितना समय बीतता जा रहा है उसके हिसाब से डबल पावर होते जा रही है। मतलब अगर 1 घंटे में 2 पावर, 2 घंटे में 4 पावर, 3 घंटे में 6 पावर, 4 घंटे में 8 पावर, तो 12 घंटे में 24 पावर और 24 घंटे में 48 पावर। तो हमने पैटर्न को जज किया और उसके बाद अपने इस प्रश्न का उत्तर हमने बताया। क्या आपको यह समझ में आया, एकदम आसानी से। पहले हमने एकदम बेसिक लॉजिक यूज किया कि डबल हो जाते हैं हर 30 मिनट में। तो स्टार्ट आपने 1 से किया, 30 मिनट के बाद वो डबल हो गए, 60 मिनट के बाद वो जो डबल थे उसके भी डबल हो गए। कुछ इस तरीके से पूरा सिलसिला चल रहा है और उसी तरीके से हमने उसको सॉल्व किया है। चलिए यहां पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर, पैटर्न को समझा हमने, उसके बाद हमारे प्रश्न का उत्तर बताया। सवाल क्रमांक 125, प्लैनेट ए इज एट डिस्टेंस ऑफ 9.35 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। एक कोई प्लैनेट है ए जो कि अर्थ से कितना दूर है, इतना 9.35 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर। प्लैनेट बी 6.27 इंटू 10 पावर 7 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। तो प्लैनेट बी जो है वो कितना दूर है, वो इतना दूर है। तो पहले ए की बात बताई फिर बी की बात बताई, आपको बताना है विच प्लैनेट इज नियरर टू अर्थ। इनमें से कौन सा प्लैनेट अर्थ के ज्यादा नियर है, अब ये आपको बताना है। देखो कंपैरिजन करने के लिए पहली बात तो आपको ए और बी में कंपैरिजन करना है। तो ए का डिस्टेंस है 9.35 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर, ठीक है, और बी का यहां पे डिस्टेंस है 6.27 इंटू 10 पावर 7। अब अगर आपको कंपैरिजन करना है तो दोनों का पहली बात तो जो टेल है, मतलब 10 की जो पावर्स है वो सेम होनी चाहिए, तब आप कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, तो या तो आप इसको 10 पावर 7 बना दो या उसको आप 10 पावर 6 बना दो। यदि मैं उसको 10 पावर 6 बनाऊंगा तो मुझे एक डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी तो वो 10 पावर 6 बनेगा कि भाई हमने आपसे एक 10 ले लिया
और उसकी मदद से हमने डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट कर दिया। तो वो हो गया 62.7 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर, और ये है 9.35 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर। अब आप ध्यान से देखेंगे, यदि तो 10 पावर 6 तो हो गया कैंसिल, जो बड़ी वैल्यू है वो ज्यादा दूर होगा। भाई ये मान लीजिए केवल 9 किलोमीटर दूर है, ये मान लीजिए कितना है 62 किलोमीटर दूर। अगर आप ऐसे समझें तो एग्जांपल के तौर पे कि अगर हम 10 पावर 6 क्योंकि दोनों जगह पे है और हम हाइड कर दें उसको, तो भाई 9.35 एंड 62.7, तो ये अर्थ से 9 किलोमीटर दूर, वो अर्थ से 62 किलोमीटर दूर, लगभग मान लो एक एग्जांपल के तौर पे। तो कौन सा ज्यादा पास है? ऑब्वियस सी बात है, प्लैनेट ए पास है। क्यों भैया? क्योंकि प्लैनेट ए छोटा है डिस्टेंस में और प्लैनेट बी बड़ा है। ठीक है, सॉरी, तो अब क्या लिखेंगे, ऐसा साइन आएगा कि भाई ये वैल्यू छोटी, ये वैल्यू बड़ी है, तो ये ज्यादा दूर होगा, ये नजदीक होगा। यदि आपको कंपैरिजन करना है तो नियम क्या है, हमेशा पहले जो बेस जो आपका ये है 10 की पावर है, जो नोटेशन है वो सेम होना चाहिए, ताकि आप अब आसानी से दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर पाए। वरना अगर आप ऐसे देखें तो ये 6.27, ये 9.35, सर 6.27 छोटा, 9.37 बड़ा है, तो मतलब वो ज्यादा पास होगा। लेकिन इस तरह के कंपैरिजन करने में आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर अलग अलग है और उसकी वजह से जो वैल्यू है वो भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसीलिए सेम बेस में लाकर या सेम पावर वाले नोटेशन में लाकर यदि आप कंपेयर करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। क्या आपको ये समझ में आएगा? क्या आपको ये सब पता चला क्यों करना है हमें ऐसा? ताकि कंपैरिजन करने में दिक्कत ना हो। वरना इंसान क्या सोचेगा, अगर पहले देखे तो ये 9.35 बड़ी वैल्यू, 6.27 छोटी वैल्यू, तो 6.27 पास होना चाहिए। मतलब इसके हिसाब से मान लो ये 6 किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर, तो कौन सा पास हो गया सर? 6 किलोमीटर। लेकिन आपने पीछे का 10 की पावर चेक नहीं किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ 10 की पावर 7 है, जो 10 की पावर 6 से बड़ा है, तो इसीलिए सेम उसको लाके नोटेशन में लाके सेम स्टैंडर्ड पावर में लाके जब आप कंपेयर करेंगे तो आपका उत्तर ज्यादा सटीक और ज्यादा सही होगा। चलिए, सवाल क्रमांक 126, द सेल्स ऑफ अ बैक्टीरिया डबल इटसेल्फ एवरी आवर। हमने जो पिछला किया था उसमें क्या हुआ था, उसमें कितना था, उसमें हर आधे घंटे में यहां पे डबल हो रहे थे, यहां पे कितने में हो रहा है, यहां पे एवरी आवर हो रहे हैं। तो ये फर्क आया थोड़ा सा दोनों सवालों में, लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही होना चाहिए। हाउ मेनी सेल विल बी देयर आफ्टर 8 आवर्स इफ इनिशियली वी स्टार्ट विथ 1 सेल। चलिए, ये तो आसान होना चाहिए। जब आपने 0 आवर से स्टार्ट किया, मतलब एकदम फ्रेश स्टार्ट किया, तो 1 सेल, 1 घंटे बाद सेल क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो 1 इंटू 2 कितना, 1 इंटू 2 दैट इज 2 सेल्स हो जाएंगे। 2 घंटे बाद ये भी डबल हो जाएंगे, तो 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर दैट इज 4। 3 घंटे बाद डबल होंगे, तो यहां पे 4 इंटू 2 दैट इज 2 का क्यूब, तो मतलब हो जाएगा 8। ऐसे ही 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद हो जाएंगे, 4 घंटे बाद 2 पावर 4, ऐसे आप करते जाएंगे। आपको चाहिए 8 घंटे के बाद, 8 आवर्स। 8 आवर्स के बाद कितना होगा सर? 8 आवर्स के बाद होगा, अगर हम पैटर्न के हिसाब से चलें तो 2 पावर 8 होंगे। एक्सप्रेस द आंसर इन पावर्स, 2 टू द पावर 8 हमारा आंसर होगा। हमने वैल्यू में एक्सप्रेस नहीं किया, हमने पावर का यूज करके एक्सप्रेस करना है, तो 2 पावर 8 हमारा आंसर होना चाहिए। समझ में आया? जी सर, वेरी गुड। बस आपको पैटर्न जज करना है। एक बार आप पैटर्न जज कर पाएंगे तो फिर आसानी से आपको हर सवाल का उत्तर एकदम गर्मा गर्म तैयार रेडी मिल जाएगा आपके ही दिमाग में। यदि आप पैटर्न को मैसअप कर देंगे, थोड़ा सा घूम जाएंगे, तो फिर आपको आगे आंसर निकालने में दिक्कत आएगी। चलिए, और पैटर्न में ये नहीं सोचना है कि हम सीधे पैटर्न पता लगा लें, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप इतने ज्यादा स्मार्ट बने और गलती कर बैठे। एकदम बेसिक से स्टार्ट कीजिए कि 1 घंटे में कितना, 0 घंटे में कितना, ताकि आप कोई भी गलती ना करें। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्टली पैटर्न को जज कर लूं और मेरा आंसर निकल जाए, तो उसमें गलती होने के चांसेस भी हैं। तो ऐसे लिख के भी आप अगर सॉल्व करेंगे और अपना पैटर्न जज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नो वन इज गोइंग टू पुट क्वेश्चंस ऑन यू। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना कि क्या अगर किसी ने देख लिया कि है ये तो पूरा लिख लिख के पैटर्न जज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का तो काम है कुछ भी कहना, सवाल सॉल्व तो हमें करना है ना। चलिए, एन इंसेक्ट इज ऑन 0 पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, हॉपिंग टूवर्ड्स 1, ओके, शी कवर्स हाफ द डिस्टेंस फ्रॉम हर करंट लोकेशन
to 1 with each hop, ठीक है. So she will be at half after 1 hop, ठीक है. 3/4 at the after 2 hops and so on, ठीक है. Make a table showing the insect's location for the first 10 hops. क्या बोल रहा है आपसे वो कि एक इंसेक्ट है जिसने 0 पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है. हॉपिंग टूवर्ड्स 1, वो 1 की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है. अब वो क्या बोल रहा है, शी कवर्स हाफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ करंट लोकेशन टू 1 विथ एवरी हॉप. मतलब जो भी उनकी करंट लोकेशन है उसका आधा. फॉर एग्जाम्पल उनको जाना कहां तक था, 1 तक. तो पहले जंप में कितना करेंगे, 1 का हाफ, मतलब कितना, हाफ, ठीक है. अब उन्होंने हाफ दूरी तय कर ली, हाफ बाकी है. तो अब वो कितना करेंगी, तो हाफ का भी आप हाफ करोगे तो आता है 1/4, और 1/2 वो पहले ही कवर कर चुकी हैं, उसमें 1/4 और कवर कर लेंगी तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है. अब अगले जंप में ये और छोटा हो जाएगा कि जो भी उनकी करंट पोजीशन है उसका भी हाफ. तो कुछ इस तरीके से आपको जज करना है इस पूरे सवाल को और फिर अपना टेबल बनाना है. कैसे बनाएंगे हम इसका टेबल. अब पहले वाले डिस्टेंस में पहले वाले जंप में आपने क्या किया, यहां से हम कहानी को समझने का प्रयास करेंगे. डिस्टेंस कवर कितना करना था, 0 से लेकर 1 तक जाना है, ठीक है, व्यक्ति को या जो भी इंसेक्ट है उसको. कवर डिस्टेंस कैसे कर रहा है वो इंसेक्ट, शी कवर्स हाफ द डिस्टेंस फ्रॉम हर करंट पोजीशन टू 1 विथ एवरी हॉप. मतलब जो भी उनकी स्टार्टिंग पोजीशन से 1 तक की दूरी है उसका आधा वो कवर कर पा रहे हैं. उदाहरण के तौर पे जब आपका पहला जंप हो रहा है, जब आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 0 से लेकर 1 तक जाना है, ठीक है. अब इंसेक्ट ने पूरी ताकत लगा दी तो वो 0 से लेकर 1 तक का कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, उसका हाफ. तो पहले जंप के बाद आपका आधा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, आधा रह जाएगा रिमेनिंग. और अगर आप ऐसे देखें इसको तो भाई कवर्ड ये हो गया रिमेनिंग, ठीक है. ये समझ में आया, यस सर. अब दूसरे जंप में क्या होगा, देखो समस्या वही है उनसे कि जितना डिस्टेंस कवर करना था उसका आधा ही कवर कर पाएंगे. तो कवर्ड कितना हो जाएगा डिस्टेंस सर, आधा तो वो पहले ही कर चुके हैं फर्स्ट जंप में. सेकेंड जंप में ये होगा कि जितना कवर रिमेनिंग था, जितना रिमेनिंग था उसका भी हाफ कवर किया जाएगा. तो यहां पे भी हाफ इंटू हाफ. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आपका रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 1/4, ठीक है. क्या आपको ये समझ में आया, यस सर. क्योंकि भाई हाफ और आप जोड़ोगे तो आएगा 1/4, हाफ प्लस 1/4 करोगे हो जाएगा कितना, 3/4 हो जाएगा. मतलब आपने कितना डिस्टेंस रिमेनिंग रह गया, आपका केवल 1/4 रह गया. अब तीसरे जंप के साथ क्या होगा, तीसरे जंप के साथ ये होगा कि जितना कवर हो चुका है 3/4, उसके बाद जितना बाकी है उसका आधा कवर होगा. तो भाई 1/4 बाकी था, उसका आधा यहां पे आप कवर कर लेंगे तो हाफ इंटू 1/4 और इतना ही रिमेनिंग रह जाएगा, मतलब 1/8. क्या आपको ये समझ में आया. चौथे वाले में क्या होगा भाई, कवर कितना हो गया सर, कवर हो गया लगभग यहाँ पे 3/4 प्लस 1/8 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 7/8 आ जाएगा, है ना. करके देखो एक बार, 3/4 प्लस 1/8 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 2, 4 3 7, तो 7/8 कवर हो जाएगा. और जो रिमेनिंग है उसका आधा यहाँ पे कवर होगा, तो 1/8 इंटू 1/2, तो मतलब कितना हो जाएगा कवर सर, ये हो जाएगा 1/16, ठीक है. अब कितना बचेगा, तो अब 1/16 और बचेगा. क्या आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि रिमेनिंग कितना रह जाए. अच्छा, कवर्ड निकालने का एक और तरीका जो है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम सोचेंगे कि 1 से कितना दूर है गया, ठीक है. तो अब भाई पहले वाले में 1 में से आधा कवर हो गया, ठीक है. दूसरे वाले में से 1 में से 1/4 कवर हो, 3/4 कवर हो गया, मतलब 1 में से 1/4 कवर नहीं हुआ. तीसरे वाले में 1 में से 1/8 कवर करना रह गया है क्योंकि रिमेनिंग कितना है, 1/8. चौथे वाले में 1 में से 1/16 कवर करना रह गया. ऐसे ही पांचवें वाले में क्या होगा, कितना कवर्ड हो जाएगा डिस्टेंस की भाई, 1 में से 1/32 रह जाएगा. अगर इसको आप पैटर्न को आप चेक करेंगे यहाँ पे तो आपका कवर्ड डिस्टेंस का एक और पैटर्न जो बन रहा है वो हो जाएगा 1 - 1/2 की पावर 1. यहां पे 1 - 1/2 की पावर 2, यहां पे 1 - 1/2 की पावर 3, यहां पे 1 - 1/2 की पावर 4. कुछ इस प्रकार आपका पैटर्न बन रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, पहले 1 में से हाफ,
फिर 1 में से 1/4 हटा दो, फिर 1 में से 1/2 का क्यूब हटा दो, ठीक है, क्योंकि पैटर्न क्या बन रहा है देखो यहां पे ध्यान से, पहले आधा, फिर बचेगा कितना आधा, फिर जो आधा बचा है उसका भी आधा कवर होगा, फिर जो 1/4 बचेगा उसका भी आधा कवर होगा। तो भाई 1/4 का आधा कैसे करोगे, 1/2 इंटू 1/4। तो बेसिकली यहाँ पे 1/2 की जो पावर है वो यहाँ पे कैंसिल होती जा रही है कि इतना इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है और इतना पार्ट रिमेनिंग रह जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास यहां पे इस तरह के से कुछ पैटर्न बनेगा हमारा कि कितना कवर है डिस्टेंस। तो भाई फर्स्ट 10 हॉप्स में क्या हो जाएगा, इस तरीके जब आप आगे बढ़ेंगे फिफ्थ वाले में कितना हो जाएगा, तो यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1/16 बच रहा है, तो कितना कवर हो गया 5/16, सॉरी 15/16, और कितना कवर होगा, तो 15/16 कवर हो गया, और बचेगा कितना 1/16, उसका हाफ कवर होगा, तो 1/32 कवर होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे पैटर्न बनेगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा ऐसी मेरी आशा है। बस आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, एकदम आसान सिंपल गणित रखना है, ठीक है। अगर मैं आपको एक और बार समझाऊं, एकदम समरी दूं आपको, इस सवाल में क्या बोला था कि एक इंसेक्ट है जो कि जंप कर करके आगे बढ़ता है, पर लेकिन इंसेक्ट की ताकत लिमिटेड है भाई, वो भी जीवित प्राणी है, उसकी भी ताकत सीमित है, तो विद एवरी जंप उसकी ताकत कम होती जाती है, तो उसकी जंप करने की दूरी कम होती जा रही है। पहले जंप में उसने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। दूसरे जंप में जितना बचा हुआ हिस्सा था उसका आधा कवर करेगा वो। उदाहरण के तौर पे मान लो वो 0 से 100 तक जाने का प्रयास कर रहा है, तो पहले वाले में वो 50 तक जाएगा, ठीक है। 50 के बाद दूसरा जंप जब वो मारेगा तो वो जितना बचा हुआ कितना है, 50 कवर हो गया, 50 बाकी है, उसका आधा करेगा, तो मतलब कितना 25, ठीक है। अब कितना हो गया 75 हो गया, 25 बाकी है, तो जो बाकी 25 है उसका आधा करेगा वो, तो मतलब कितना 12.5। अब भाई 25 हो गया, 75 हो गया, 12.5 मतलब कितना हो गया 75 प्लस 10 85 87.5, जो बचा 12.5 है उसका भी आधा करेगा वो, मतलब 6.25। कुछ इस तरीके से वो आगे बढ़ता जा रहा है। और यहां पे हमने वही किया, पहले आधा, फिर वो आधा बचेगा, फिर जो बचा हुआ आधा है उसका आधा कवर करेगा, तो 1/4 बचेगा, फिर जो बचा हुआ 1/4 है उसका आधा कवर करेगा, तो 1/8 बचेगा, फिर जो बचा हुआ 1/8 है उसका आधा कवर करेगा, तो 1/16 बचेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न बन रहा है। तो हमने यहाँ पे रिमेनिंग डिस्टेंस निकाली, अब हमने कवर्ड डिस्टेंस भी निकालने का एक मेथड पता किया कि भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कवर्ड कितना होगा, सर जो बचा है वो माइनस कर दीजिए, मतलब पता चल जाएगा कितना कवर हो गया। तो पहले वाले में हाफ कवर हुआ, दूसरे वाले में 1/4 रिमेनिंग है, मतलब 3/4 कवर हो गया, तीसरे वाले में 1/8 रिमेनिंग है, मतलब 7/8 कवर हो गया, चौथे वाले में 1/16 रिमेनिंग है, मतलब 15/16 कवर हो गया है। तो हमारा इन जनरल पैटर्न क्या बन रहा है, पहले जंप में 1 - 1/2 की पावर 1, दूसरे में 1 - 1/2 की पावर 2 एंड सो ऑन। तो अगर हम यहां पे स्क्रीन क्लियर करके अगले प्रश्न की ओर रुख करें, व्हाट विल बी इंसेक्ट, वेयर विल बी इंसेक्ट आफ्टर n हॉप्स, इंसेक्ट n हॉप्स के बाद कहां पे होगा। तो हमने डिस्टेंस कवर्ड का जो रिलेशन निकाला है, जो फंडा निकाला है, वो कुछ इस प्रकार है कि 1 में से कितना बच रहा है वो माइनस करेंगे, और कितना बच रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, कौन सी जंप उसने मारी है। पहली जंप में आधा, दूसरी जंप में 1/4, तीसरी में 1/8, चौथी में 1/16। आप ऐसे देखें तो पहली में 1/2 का हाफ, 1/2 की पावर 1, दूसरी में 1/2 की पावर 2, तीसरी में 1/2 की पावर 3, चौथी में 1/2 की पावर 4। तो यहां पे n जंप्स के बाद 1 - 1/2 की पावर n होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे विल इंसेक्ट एवर गेट टू 1, मतलब क्या इंसेक्ट किसी भी जंप के द्वारा एग्जैक्टली 1 के ऊपर आ पाएगा, ये हमें पता करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो भाई अगर उसे एग्जैक्टली 1 के बराबर आना है तो यहां पे जो ये 1/2 है, 1/2 की पावर n है, इसे 1 के बराबर होना पड़ेगा, तभी तो 1 - 1 डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और मतलब पूरा का पूरा कवर कर लिया आपने, और ऐसा करने का हमारे पास कोई भी ऐसी 1/2 की पावर नहीं है जो कि 1 के बराबर पहुंच जाए। क्या आपको ये समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि भाई पावर 1 है तो 1/2 हो गया, पावर 2 है तो 1/4 हो गया। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो एक्चुअली ऐसी एक भी वैल्यू नहीं है जो जंप कर करके ऐड कर करके आप कहां तक पहुंच पाएंगे, 1 तक पहुंच पाएंगे। या तो आप 1 के आगे निकल जाओगे या फिर 1 के थोड़ा पीछे रह जाओगे, एग्जैक्टली 1 पे तो नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ऐसी एक भी पावर नहीं है 1/2 की जो कि 1 के बराबर हो जाए, ठीक है। चलिए
यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 128 क्या बोल रहा है, प्रेडिक्टिंग वंस डिजिट कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया है जिसमें अलग अलग पावर्स दी हैं और आपको बताना है कि आपको क्या पैटर्न दिख रहा है। उदाहरण के तौर पे 1 की कोई सी भी पावर हो, आंसर कितना आता है 1। इन्होंने 2 की अलग अलग पावर्स को निकाला है और पता करने का प्रयास किया है कि भाई 2 की जो भी पावर होती है वो किस चीज पे एंड होती है। ऐसे ही आप जब 3 की पावर करेंगे तो 3 की पावर 1 हो जाएगा 3, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243 होगा, 3 की पावर 6 तो 6 या 18, 8 या 1 ऊपर कितना हो जाएगा 3 4 12, 113 तो 3 और यहाँ पे 1 कैरी। 243 इंटू 3 करो कितना आएगा 243 इंटू 3। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, वहां पे स्पेस की थोड़ी कमी है। 243 इंटू 3 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, 4 3 12, 1 कैरी, 3 2 6 1 7, 729। चलिए 729। फिर 3 की पावर 7 करेंगे तो कितना आएगा 9 3 27, तो लास्ट में 7 आएगा, आगे की वैल्यू भले ही आप ना लिखें, ठीक है। फिर जब 3 की पावर 8 आप निकालने का प्रयास करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 7 या 21, तो यहाँ पे 1 मिलेगा। आई थिंक 6561 होता है। और 729 इंटू 3 करेंगे तो 9 3 27, 7 यहाँ 2 ऊपर, 3 2 6, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 7 या 21, तो 2187, 3 2 6 हो जाएगा, 6 और 2 8, ठीक है 2187 लगभग आ रहा है। और यहाँ पे इंटू 3 करोगे फिर से तो लास्ट में कितना आएगा 1 आएगा। तो अब जो पैटर्न यहाँ पे हम जज करना चाह रहे हैं वो केवल किसके बारे में है, 1 से डिजिट के बारे में। तो हम केवल 1 से डिजिट ही निकाल लेंगे और पता कर लेंगे क्या आ रही है। जैसे यहाँ पे अगर आप 3 के केस में देखें तो 1 से डिजिट या तो 3 है या तो 9 है या तो 7 है या फिर 1 है। और इसके बाद फिर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, पैटर्न वही रिपीट हो रहा है 3971, फिर 5th पावर पे 3971। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हर 4 पावर के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसी केस में 3971, ठीक है। चलिए 4 की पावर है यहाँ पे, तो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 हो जाएगा कितना 4 4 16, 1 कैरी, 6 4 24 25 256। फिर 4 की पावर 5, एक्चुअल मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस आप लास्ट नंबर लिख लीजिए कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 4, ठीक है। अब 2 की पावर 6 करोगे, 6 तो 4 की पावर 6 करोगे तो लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, क्योंकि 6 4 4 4 हो जाएगा 16। कैसे पता लगाया आपने, आपको पूरा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। 6 4 24 तो 4 आएगा, इंटू 4 कर दोगे यहाँ पे 6 आएगा। तो अब जब पैटर्न चेक करेंगे 4 की कोई सी भी पावर हो, या तो वो 4 से एंड हो रहा है या फिर 6 से एंड हो रहा है, ये आपको समझ में आया, क्योंकि आपने देखा वहां पे 4 की अलग अलग पावर या तो 4 से एंड हो रही है या फिर 6 से। इनफैक्ट आप पैटर्न अगर देखेंगे तो अगर 4 की ऑड पावर है, जैसे ये वाली ऑड है, ये वाली भी है, ये वाली भी है, ये वाली ऑड पावर 4 पे खत्म हो रही है, इवन पावर 6 पे खत्म हो रही है, तो आप इतना भी जज कर सकते हैं। कोई आपसे अगर पूछेगा कि 4 की पावर 27 किस पे खत्म होगा, तो आप वो भी बता सकते हैं। अभी हम वो सीखेंगे आगे, ठीक है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लाइफ में सीखते हैं आगे। चलिए 5 1 5, यहाँ पे 5 की पावर 1, 5 की पावर 225, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, ठीक है। उसके बाद आगे आप करेंगे तब भी एंड में क्या आएगा 5 आएगा, फिर एक और बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एंड में 5, यहाँ पे भी एंड में 5, और सबसे लास्ट में भी एंड में आएगा कितना 5। तो कोई सी भी पावर हो 5 की, वो खत्म किस पे होता है 5 पे ही होता है। ऐसे ही आप जब 6 की पावर चेक करेंगे, 6 पावर 1 होता है 6, 6 पावर 2 36, 6 पावर 3 216, 6 पावर 4 करोगे तब भी वो लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा, 6 पावर 5 करोगे तब भी लास्ट में 6, 6 पावर 7 करोगे तब भी लास्ट में 6, सारे वैल्यूज में लास्ट में 6 ही आएगा। तो 6 की कोई सी भी पावर और 8 डिजिट क्या होता है 6 होता है। आपको एक्चुअली फाइंड करने की जरूरत नहीं है 6 की अलग अलग पावर्स, केवल लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके देखते जाइए। उदाहरण के तौर पे यहां पे देखिए 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, ठीक है। 7 की पावर 3 मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खाली 49 में 7 मल्टीप्लाई करके चेक कर लूंगा, 7 9 63 होता है, तो इसके लास्ट में 3 आएगा। अगले में यहाँ पे फिर से 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 या 21, तो मतलब 1 आएगा, ठीक है। 7 की पावर 3 वैसे होता 3 4 3 है, पर फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये शायद 2401 होता है, एक बार चेक कर लेना, आई एम नॉट 100% श्योर। 3 4 इंटू 7 7 21 एक है, 2 ऊपर 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा, नहीं 7 4 28, सॉरी 28 और 2 हो जाएगा 30, 0 यहाँ 3 ऊपर 7 21 23 24, हाँ ठीक है 2401। ऐसे ही जब आप आगे चेक करोगे 7 इंटू 1 करोगे 7, 7 इंटू यहाँ पे करोगे फिर से 7 तो 9, फिर 3 फिर 1, तो 7 का पैटर्न क्या होता है 7 9 3 1, कुछ इस तरीके से वैल्यूज रिपीट होती है। 8 का पावर 8 पावर 1 होता है 8, 8 पावर 2 64, 8 पावर 3 कितना होगा 8 चौके 32 512, 8 पावर 4 होता है 8 दूनी 16, तो लास्ट में आता है 6। फिर से करोगे 8 इंटू 6 हो जाएगा 48, 8 इंटू 8 हो जाएगा 64, 8 4 जा हो जाएगा 32, 2 यहाँ 3 ऊपर और 8 6 जा 8 2 जा 16। मैंने पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे पैटर्न बन रहा है 8 4 2 6। पूरा मल्टीप्लाई क्यों करना है जब उसके बिना ही हमारा आंसर आ रहा है? कैसे आ रहा है? केवल लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया भाई। 8 इंटू 4 किया, 8 इंटू 8 किया 64, 8 4 तो 32, 2 यहां ऊपर 3 जो भी आएगा, लेकिन लास्ट का डिजिट चेंज नहीं होता मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। चलिए 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 हो जाएगा यहां पे 729, 9 की पावर 4 कितना हो जाएगा 9 1 9 9 81, 1 यहां पे आएगा। 9 की पावर यहां पे कितना हो जाएगा, फिर से यहां पे 9 1 9 1 ऐसा ही चलते रहता है, तो इसका पैटर्न होता है 9 और 1, ठीक है। कोई शंका मन में नहीं सर। 10 की पावर 1 करोगे 10, 2 करोगे 100, 3 करोगे 1000, 4 करोगे तो भी लास्ट में 0, 5 में भी 0, 6 में भी 0, 7 में भी 0, 8 में भी 0, तो इसका एंड डिजिट क्या होगा, यहां पे 0 ही होगा। क्या आपको ये समझ में आया? तो आपको यहाँ पे जो मेन चीज सिखाने का प्रयास कर रहा है, ये सारी वैल्यूज लिख के जो आपका प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है, वो केवल ये पैटर्न दिखाने का प्रयास कर रहा है, जो कि लास्ट कॉलम में है, कि किस पावर का क्या पैटर्न होता है। जैसे किसी किसी में वैल्यू फिक्स होती है, एक ही वैल्यू आएगी, किसी में 2 है, किसी में 4 है, और इसमें भी पैटर्न होता है कि कौन सी पावर में कौन सा। फॉर एग्जाम्पल ये पहली पावर का, दूसरी पावर का, तीसरी पावर का, चौथी पावर का, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे हमारे अगले सवाल के थ्रू। अब देखो आपको क्या करना है, बी पार्ट में करना है प्रिडिक्ट द वंस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये समझो ये कैसे होगा। 4 की पावर 12, आपको इसका बताना है क्या, वंस डिजिट बताना है। क्या आप 4 की पावर 12 निकालने तक की मेहनत करेंगे? नहीं, हम उतनी मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई 4 की पावर्स की एक साइकिल होती है, ठीक है। 4 की पावर की साइकिल क्या होती है भाई, 4 की कोई सी भी पावर हो, या तो वो 4 से एंड होगी या फिर वो 6 से एंड होगी। उसमें भी एक पैटर्न है कि अगर ऑड पावर है तो वो 4 से एंड होगी, इवन पावर है तो 6 से एंड होगी। और मुझे खाली यही बताना है कि एंड किससे होगा। तो 4 पावर 12 मुझे पता है सीधे सीधे कि वो 6 से एंड होगा, क्योंकि वो क्या है, इवन पावर है। अगर ये 4 पावर 11 होता तो मैं क्या बोलता कि भाई ये किससे एंड होगा, 4 से एंड होगा। और मैंने पैटर्न कहां से जज किया, मैंने यहीं पे पैटर्न जज किया कि भाई जब पावर ऑड थी तो आंसर आ रहा था 4, जब पावर इवन थी तो आंसर आ रहा था 6। चलिए 9 पावर 20 देखिए, 9 पावर 20। अब आप जब 9 की साइकिल देखेंगे तो जब ऑड पावर है तो आता है आंसर 9, जैसे 9 पावर 1 9, 9 पावर 3 के एंड में 9, 9 पावर 5 के एंड में 9, 9 पावर 7 के एंड में 9, और अगर इवन है तो 1 आता है, 9 का स्क्वायर 81, 9 की पावर 4 के लास्ट में भी 1, इस तरीके से आपका पैटर्न बनता है। तो भाई 9 पावर 20 है, 2 पॉसिबल, या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा, इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं। हमने यहाँ पे वैल्यूज डाल के देख लिए थे। 9 कब आता है, जब ऑड पावर होती है। 1 कब आता है, जब इवन पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फिलहाल 9 की पावर 20 मतलब इवन पावर है, तो किससे एंड होगा, 1 से एंड होगा। अब नेक्स्ट यहां पे आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, 3 की पावर 17। अब यहां देखो, उसके लिए आपको 3 की साइकिल पता होनी चाहिए। 3 की साइकिल क्या होती है सर, 3 की साइकिल जो है उसमें 4 वैल्यूज है, कौन कौन सी, 3 9 7 1। अब आपको साइकिल भी समझनी है और फिर पावर का यूज करना है। चले 3 के जब आप साइकिल देखेंगे तो भाई 4 पॉसिबल ऑप्शंस, मतलब जब 3 की अलग अलग पावर्स रखी जाती हैं तो 4 पॉसिबल ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से सर, या तो 3 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 1 आएगा। ये कब होता है, जब पावर 1 होती है, ये जब पावर 2 होती है, ये पावर 3 के लिए, ये पावर 4 के लिए। बट अगर पावर इससे आगे आ गई तो
तो भाई पावर 5 के लिए फिर से 3 है, पावर 6 के लिए फिर से 2 है, पावर 7 के लिए फिर से 7 है और पावर 8 के लिए फिर से 1 है। तो अब अगर आप देखें तो 3 की जो पावर्स हैं वो 4 की साइकिल में रिपीट हो रही है, मतलब हर 4 के बाद रिपीट होती है। तो अगर आप 3 की पावर 17 की ओर गौर करें, वो कहां पे आएगा? या तो आप लिख के देख लो भाई 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, या फिर एक काम करो, क्योंकि साइकिल 4 से रिपीट हो रही है तो पावर को 4 से डिवाइड कर दो। जब आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा यहां पे रिमाइंडर कितना? 1। मतलब 4 साइकिल रिपीट हो जाएंगी और जो 5वीं साइकिल है उसकी पहली वैल्यू पे आके आप अटक जाओगे। 5वें साइकिल की पहली वैल्यू, तो 3 की साइकिल में पहली वैल्यू कितनी है? 3 है, तो ये भी किससे एंड होगा? 3 की पावर 17 भी 3 से एंड ही होगा। एक बार दोबारा समझते हमने क्या किया। हमने सबसे पहले हमने 3 की यहां पे अलग अलग पावर्स को ध्यान से देखा, ठीक है। अब जब आप 3 की अलग अलग पावर्स को ध्यान से देखेंगे आपको यह समझ आएगा कि भैया 3 की साइकिल जो है वो रिपीट होती है। किस तरीके से? 3 की पावर 1 होती है 3, 3 की पावर 2 होती है 9, 3 की पावर 3 होती है 27, मतलब लास्ट में 7, 3 की पावर 4 होती है 1, मतलब लास्ट में 1। अब जब आप पावर को बढ़ाते हैं, 5वीं पावर पे जाते हैं तो वापस 3 आ जाता है, तो मतलब चक्का घूम गया। और चक्का कितने पे घूम रहा है? 4 वैल्यूज पे घूम रहा है। तो ये जो 17 है इसको भी चक्के में घुमाना पड़ेगा। आपने इसको 4 के चक्के में घुमाया तो आपने देखा कि भाई ये 4 चक्के तो पूरे मार रहा है, 5वें चक्के की पहली वैल्यू पे अटक जाएगा। रिमाइंडर 1 का मतलब क्या है? पहली वैल्यू पे अटक जाएगा, मतलब पहली वैल्यू पे वापस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? पावर 3 की पावर 17 किस पे एंड होगा? 3 पे एंड होगा, क्योंकि हम चक्का किस लिए घुमा रहे थे भाई? हमें पता करना था लास्ट में क्या वैल्यू आ रही है। तो यहां पे 3 की पावर 1 मतलब 3 आ रही है, क्योंकि बाकी 4 वैल्यूज तो पूरी कवर हो जा रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको नेक्स्ट में क्या बोला है? 5 की पावर 100। ये तो बहुत ही आसान है। 5 की कोई सी भी पावर हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, किस पे एंड हो रही है? 5 पे एंड हो रही है। तो 5 की पावर 100 भी होगी तो वो भी किस पे एंड होगा? 5 पे ही एंड होगा। 10 की पावर 500, 10 की कोई सी भी पावर हो 0 पे एंड होती है, तो ये भी किस पे एंड होगा? 0 पे एंड होगा। तो कुल मिला के एक ही सवाल था जो कि आपके लिए थोड़ा दिमाग यूज करने वाला था, वो था 17 पावर। कैसे किया आपने सबसे पहले 3 की साइकिल को चेक किया, देखा कहां के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही आपने रिपीटेशन देखा फिर आपने उसका यूज करके अपने आंसर को फाइनलाइज किया। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। थोड़ा सा टेबल को मैं भी साफ नहीं कर रहा बिकॉज अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी लाइंस पे है। अब यहां पे देखिए, प्रेडिक्ट द अवांस्ड डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। वहां पे सिंगल सिंगल थे, यहां पे आपके पास डबल डिजिट आ गए, तो डरने की जरूरत नहीं है। देखो जो आपका पैटर्न होता है वो किससे डिसाइड होता है? लास्ट डिजिट से। आगे चाहे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, जो आपकी लास्ट डिजिट होगी यहां पे और जो पावर होगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि क्या लास्ट डिजिट होगी इस पूरे की। मुझे 31 की पावर 10 निकालने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पे बिना वो निकाले भी बता सकता हूं कि इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। अब यहां पे ध्यान दो, 31 की पावर 10, भूल जाइए आगे क्या है, फोकस किस पे करना है? फोकस लास्ट पे करना है, क्योंकि भाई लास्ट डिजिट ही लास्ट डिजिट के बारे में बताएगी। 1 की पावर 10 निकाल दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 1 की कोई सी भी पावर हो आंसर कितना आता है? 1 ही आता है। तो यहां पे 1 की पावर 10 होगा तब भी आंसर कितना आएगा? 1। मतलब 31 की 10वीं पावर निकालोगे तब भी आपका जवाब क्या होगा? 1 ही होगा। नेक्स्ट 12 की पावर 10। चलिए 12 की पावर 10 की यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको आगे का 1 भूल जाना है, केवल 2 की पावर 10 की बात करनी है। अब 2 की पावर 10 निकालना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि भाई 8 निकालने में हमें इतनी दिक्कत हो रही थी जब आप 256 बता दिया, इसमें इंटू 2 फिर से इंटू 2, इतनी मेहनत करना ही क्यों है? हमने क्या किया? हमने 2 की साइकिल चेक करी। 2 की साइकिल कहती है कि 2 की पावर 1 है तो मतलब आएगा 2, 2 की पावर 2 है तो पीछे आएगा 4, 2 की पावर 3 है तो पीछे आएगा 8, 2 की पावर 4 है तो पीछे आएगा 6। 2 की पावर 4 के बाद क्या सर? साइकिल रिपीट, जैसे जीवन चक्र होता है खुद को रिपीट करता है, वैसे वैल्यूज का चक्र भी रिपीट करता है। 2 की पावर 5 वापस 2 पे आ जाता है, देखो यहां पे 2 की पावर 6 वापस 4 पे, 2 की पावर 7 वापस 8 पे और 2 की पावर 8 वापस 6 पे। अब जब आपको 2 की पावर 10 निकालनी है
तो पहले आप 10 को देखोगे कि वो कितने चक्र कंप्लीट कर रहा है, तो 4 2 8, 2 चक्र वो पूरे कर लेगा और 2 वैल्यूज वो छोड़ देगा। ठीक है, तो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू पे आके वो अटकेगा। दूसरी वैल्यू मतलब कितना, 2 की पावर 2, मतलब किस पे एंड होगा, ये एंड होगा 4 पे। कैसे मालूम चला भाई, 10 कहां पे आके अटक रहा है, 2 की पावर 2 पे अटक रहा है, तो जो 2 की पावर 2 का आंसर है वही 10 का आंसर होगा, क्योंकि भाई पैटर्न रिपीट हो रहा है, साइकिल आगे बढ़ती जा रही है सेम पैटर्न में, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहां पे ध्यान दें, अगला वाला है हमारा 17 की पावर 21। चलिए इसे हम थोड़ा और अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। 17 की पावर है 21। फिर से जब आपको आखिर की डिजिट पता करनी है तो पहले की डिजिट को भूल जाइए, आखिर की डिजिट पे फोकस करिए। अगर आप 7 की पावर 21 के बारे में बता पाएंगे, वही वैल्यू 17 की पावर 21 पे भी लागू होगी, क्योंकि आप भाई आगे का नंबर नहीं बता रहे, आप सबसे आखिर का नंबर बता रहे, उसको पता लगाने के लिए आखिर का नंबर काफी है। चलिए अब आपको देखना पड़ेगा कि जो 21 है ये और जो 7 है इसकी साइकिल कैसी है। 7 की साइकिल कुछ इस प्रकार है कि 7 की पावर 1 होता है 7, 7 की पावर 2 होता है 49, मतलब लास्ट में आएगा 9, 7 की पावर 3 होता है 343, मतलब लास्ट में आएगा 3, 7 की पावर 4 खत्म होता है 1 पे। मुझे आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं है, मेरा फोकस केवल लास्ट डिजिट पे है। चलिए तो 7 कैसा कर रहा है, 7 का चक्र कैसा है सर, 7 की पावर 4 तक तो ठीक है, जैसे ही 7 की पावर 5 आएगी वापस 7 आ जाएगा, 7 की पावर 2 कितनी आएगी, 5 के बाद 6 आएगी तो 9 आ जाएगा, 7 की पावर 7 आएगी तो 3 आ जाएगा, 7 की पावर 8 आएगी तो 1 आ जाएगा। आप चाहे तो करके देख लीजिए। तो यहाँ पे 7 9 3 1 साइकिल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। मतलब मान लो लंच, ब्रेकफास्ट, टी और फिर डिनर। अब आप अगली सुबह क्या करेंगे, सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे ना, सॉरी ब्रेकफास्ट लंच टी डिनर, तो आप अगली सुबह क्या कर रहे हैं, वापस ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं। वैसे यहां पे हो रहा है। अब यहां पे आप देखें 21 की साइकिल है, मतलब पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि ये 4 के चक्र में कहां फंस रहा है। तो भाई 4 5 20, मतलब 5 चक्र पूरे हो जाएंगे और 6वें चक्कर के पहले पे आके आप अटक जाओगे। 6वें चक्कर के पहले पे मतलब 7 पे आके आप अटक जाओगे, तो इसका लास्ट डिजिट होगा 7। लास्ट है 29, ये किसकी चक्र फॉलो करेगा भाई, 29 फॉलो करेगा 9 का चक्र। और 9 का चक्र थोड़ा आसान है, क्योंकि भाई 9 में 2 ही ऑप्शन है, या तो 9 या तो 1, वो भी कब, या तो ऑड या तो इवन। चलिए 9 की पावर 10 मतलब इवन, तो यहां पे जवाब कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 1। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए एक्चुअली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम नंबर्स का पैटर्न जज करके अपने हिसाब से आंसर बता सकते हैं। अगर वो सिंगल डिजिट है तो भी सेम रहेगा, वो डबल डिजिट हो, ट्रिपल डिजिट हो, 4 डिजिट वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल लास्ट वाली वैल्यू चेक करनी है। क्या करनी है, लास्ट वाली वैल्यू चेक करनी है, और लास्ट वाली वैल्यू की साइकिल चेक करके आपको बताना है कि किस तरीके से आप अपना उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, क्योंकि ये सवाल होता है हमारा समाप्त, और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 129 है हमारा कि एस्ट्रोनॉमी द टेबल शोज, यहाँ पे टेबल के बारे में आपको बताया है कि यहाँ पे सन, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, अर्थ, सबका मास दिया है केजी में, और आपको क्या करना है, इनको साइंटिफिक नोटेशन में, किसमें कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे सन का आपको एग्जांपल दिया गया, देखो काउंट करो 1 2 3, यहाँ पे 6 9, यहाँ कितना हो जाएगा 12 15 18 21 24 27 और 30। तो यहां पे आपको डेसिमल लाना है, तो उसके सारी वैल्यूज जो कि यहां पे हैं वो सब की सब आपकी डेसिमल के पीछे जाएंगी। तो आपकी वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू से इतनी छोटी सी 1.99 के बराबर हो गई, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए 10 की पावर कितना है 30, क्योंकि आपने डेसिमल को कितने प्लेसेस से मूव किया, 30 प्लेसेस से आगे बढ़ाया है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दें, मर्क्यूरी 3 6 9 12 15, यहां पे हो जाएगा कितना, यहां पे हो जाएगा 18 21 और ये है 24 वैसे कुल मिला के, लेकिन आपका डेसिमल 3 के जस्ट बाद आएगा, तो 24 की जगह आपके लिए कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। तो यहां पे आपका जवाब होगा 3.3 इंटू 10 पावर 23, कितना 10 पावर 23। अगर आपके पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं कि 3.3 छोटा लिख दो, लेकिन 10 की पावर 23 जो है वो बड़ा लिखेंगे। कैसे किया हमने कैलकुलेट भाई, 3 6 9 12 15 18
21, 22, 23, क्योंकि डेसिमल पहले कहां था, यहां पे था, जो सड़क के कहां पे आ जाएगा, अब यहां पे 3.3 के बीच में आ जाएगा। तो कितने प्लेस से शिफ्ट हुआ, 22 प्लेस से वो आगे आ गया। मतलब आपने एक बड़ी सी वैल्यू को छोटा सा बना दिया, तो बैलेंस करने के लिए वहां पे 10 की पावर पॉजिटिव 23 बैलेंस कर रहा है उसको। अब वीनस का देखिए यहां पे, तो भाई 3, 6, 9, 12, 15, 18, यहां पे 21, और यहां पे 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24, और डेसिमल कहां पे आएगा, 4 के जस्ट बाद। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, 4.87 इंटू 10 पावर 24, कितना, 10 पावर 24, क्या था आपका आंसर, 4.87 इंटू 10 पावर 24। नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पे 5, 9, 7 और इतने सारे जीरो से काउंट करो, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21 और 3 फिर से 24, तो 5.97 इंटू 10 पावर 24। चलिए अब आगे देख लेते हैं मार्स का वेट। तो यहां पे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 27 के बाद 28, 29, तो यहां पे आ जाएगा डेसिमल 6.42, 6.42, और डेसिमल कितना शिफ्ट हो गया सर, यहां पे शिफ्ट हुआ है 10 पावर 29 तक, कितना, 10 पावर 29। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर। अब आगे देखिए जुपिटर के लिए क्या है आपका नंबर ऑफ वैल्यूज, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 3 यहां पे हो जाएगा 24 और 3 27, तो 1.9 इंटू 10 पावर 27 हो जाएगा आपका आंसर। अगला यहां पे है सैटर्न, तो उसके लिए कितना काउंट कीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और यहां पे 24 के बाद 25, 26, एक कम है तो 5.68 हो जाएगा यहां पे, 5.68 इंटू 10 पावर 26। और जब आप ऊपर भी थे भी चेक करेंगे, देखिए यहां पे डेसिमल कहां रहा है, इधर, यहां पे डेसिमल एक वैल्यू शिफ्ट हो गया, तो वहां पे पावर भी एक वैल्यू कम हो गई। तो आप साथ ही साथ क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं आपका आंसर कि आपने सही डेसिमल लगाया है या फिर सही वैल्यू लगाई है या फिर नहीं। अगला देखिए मैं यहीं पे अंदाजा लगा रहा हूं कि देखो यहां पे आया था 26, अब आप यहां पे लगाएंगे तो एक वैल्यू और शिफ्ट, तो 25 होना चाहिए। एक बार हम काउंट कर लेते हैं, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, तो 8.68 इंटू 10 पावर 25 होना चाहिए आपका उत्तर। ठीक है, चलिए अगला नेपट्यून, वो भी आसपास का है। अब देखो नेपट्यून और ये वाली वैल्यू बराबर है और डेसिमल भी वहीं पे आएगा 1 के बाद, तो आप अगर समय बचाना चाहते हैं तो बिना काउंट करे लिख सकते हैं 1.02 इंटू 10 पावर 26। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया हमने, क्या किया भाई, इन दोनों को लग दिया बराबर, क्योंकि दोनों बराबर पोजीशन पे हैं, तो पीछे जीरोस की सारी वैल्यू सेम ही आएगी, तो 1.02 इंटू 10 पावर 26। अब आते हैं हमारे प्लूटो के ऊपर। तो प्लूटो जनाब जो है हमारे, उनका वेट कितना है, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और यहां पे हो जाएगा कितना, 22, तो 1.27 इंटू 10 पावर 22 इंटू 10 पावर 22। लास्ट वाला मून वो भी लगभग प्लूटो के बराबर ही इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और एक यहां पे तो 22, तो हो जाएगा 7.35 इंटू 10 पावर 22। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर। चलिए यहां पे हमारे सारी वैल्यूज हमने लिख दी है, किसमें, हमारे साइंटिफिक नोटेशन में, स्टैंडर्ड नोटेशन में हमने लिख दी है। तो हमारा पहला पार्ट यहां पे हो जाता है खत्म। हम दूसरे पार्ट की ओर मूव करते हैं, शायद हमें वहां पे ये वैल्यूज काम आ जाए। जी हाँ बिल्कुल वैल्यूज काम आएंगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे सीक्वेंस, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी वैल्यू किसकी है। अब आपको क्या करना है, ऑर्डर द प्लैनेट्स एंड द मून बाय मास फ्रॉम द लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे छोटा सबसे हल्का कौन सा प्लैनेट और सबसे भारी कौन सा प्लैनेट है, वो आपको जज करना है बाय लुकिंग एट द मास। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसे देखेंगे तो किसी किसी की वैल्यू 1.9 है, किसी की वैल्यू 1.02 है, वहीं प्लूटो है उसकी वैल्यू 1.27 है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जब आप नेपट्यून और प्लूटो का मास कंपेयर करेंगे, जहां पर नेपट्यून का मास है 1.02 इंटू 10 पावर 26 और प्लूटो का मास है 1.27 इंटू 10 पावर 22,
तो प्लूटो हैवी है क्योंकि प्लूटो का वेट तो 1.27 है और इसका वेट तो 1.02 है। इस केस में आप केवल यहां पे आगे वाली वैल्यूज को नहीं, पावर को भी कंपेयर करेंगे। ये सिर्फ 10 पावर 22 है, ये कहां 10 पावर 26। अगर इसको आप 10 पावर 22 में लाएंगे तो इसके आगे कितने जीरोस और लग जाएंगे, 4 जीरोस, तो ये हो जाएगा 10200। तो अगर इसको आप कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 10200 इंटू 10 पावर 22। अब बताइए, अब आ गए दोनों कॉमन प्लेटफॉर्म पे, तो भाई अब कौन सा बड़ा है सर, कहां ये 10,200, कहां वो 1.27, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो नेपट्टून बहुत ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू प्लूटो। तो आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि कृपया करके केवल आगे की वैल्यू देख के डिसाइड नहीं करना है, हमें पावर्स भी चेक करनी है। जिसकी पावर छोटी वो ऑब्वियस सी बात है कम वेट वाला है, जिसकी पावर बड़ी है वो ज्यादा वेट वाला है। अगर सेम पावर है तब आप वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। अब उदाहरण के तौर पे यहां पे सबसे छोटी पावर है किसकी, प्लूटो की और मून की। प्लूटो का वेट है 1.27 इंटू 10 पावर 22 और मून का वेट है 7.35 इंटू 10 पावर 22। अब क्योंकि दोनों की पावर सेम है, बेस सेम है, तो वो तो हट गया। तो अब कंपैरिजन किसके बीच में होगा, आगे की वैल्यूज के बीच में होगा। अब जब दोनों का बेस सेम है तो इन दैट केस ऑब्वियस सी बात है, कहां ये 1.27, कहां ये बड़ी वैल्यू विच इज 7.35, ऑब्वियस सी बात है 7.35 बड़ा होगा। तो सबसे हल्का होगा प्लूटो, उसके बाद आएगा मून। आपको वेट कैसे करना है भाई, लीस्ट से ग्रेटेस्ट करना है। तो प्लूटो और मून यहां पे सॉल्व हो गए। 22 के बाद देखो अगली पावर कौन सी है, 24 वाले हैं। कौन कौन है 24, 23 वाला भी एक कौन है, 23 वाला मर्क्यूरी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सेकंड हो जाएगा। 22 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, बड़ी पावर 23, तो ये हो जाएगा मर्क्यूरी हमारा थर्ड पे। फोर्थ पे आएंगे आपके वीनस और अर्थ। उसमें भी ज्यादा हैवी कौन सा सर, क्योंकि पावर सेम है तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो ज्यादा हैवी होगा। तो यहां पे मर्क्यूरी हो जाएगा फोर्थ, अर्थ हो जाएगा फिफ्थ। सिंपल कंपैरिजन करना और कोई मेहनत नहीं करनी है। 24 के बाद नेक्स्ट पावर देखो 25 किसकी है, तो 8.6 वाले की विच इज योर यूरेनस, तो ये हो जाएगा 6। ये रहा, थोड़ा सा इसमें जंबल्ड अप है सीक्वेंस, तो आपकी वैल्यूज कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, ताकि आप कुछ भी गड़बड़ ना करें कौन सी वैल्यू किसकी है। चलिए अब यहां पे भी इनकी वैल्यू आ जाएगी इधर, इनकी वैल्यू इधर है, इनकी वैल्यू इधर है। चलिए थोड़ा सा नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारे लिए अब हमने क्या किया, यूरेनस तक कर लिया 25। अब 26 पावर पे आ जाओ। 26 पावर वाले भी कितने हैं, दो है, एक ये, ठीक है। इन दोनों में अब क्योंकि बेस सेम है तो अब आगे की वैल्यू कंपेयर करोगे तो जो आगे छोटा होगा, कम वैल्यू होगी, वो कम वेट का होगा। तो मतलब नेपट्टून होगा नेक्स्ट तो 7, उसके बाद सैटर्न आएगा जो कि होगा 8th वैल्यू। 26 के बाद 27 वाला कोई है किसी के साथ कंपैरिजन में, नहीं, केवल इकलौता है जो कि है आपका जुपिटर, तो वो हो जाएगा 9th। 29 वाला कोई है क्या, जी हाँ बिल्कुल है, हमारे मार्स जी है, तो वो हो जाएगा 10 और लास्ट में अर्थ हो जाएगा 11। क्या आपको ये समझ में आया, सॉरी सन हो जाएगा 11। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सबको रैंकिंग मिल गई। कौन सा हैवी कौन सा हल्का, किसके बेसिस पे, पहले तो पावर के बेसिस पे। जिसकी पावर छोटी वो हल्का, बिकॉज उसके पास कम वैल्यू है, कम पावर है, ठीक है। अगर पावर बराबर है तो फिर जिसकी वैल्यू छोटी है वो हल्का, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो बड़ा, मतलब पावर के आगे की वैल्यू जो कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखी है, ठीक है। इस तरीके से हमने जज किया। चलिए यहां पे हमारी रैंकिंग भी हो गई, हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अगला पार्ट देख लेते हैं हम लोग। सी पार्ट क्या बोल रहा है हमसे, सी पार्ट में हमसे कहा गया है विच प्लैनेट हैज अबाउट द सेम मास एज अर्थ। चलिए अब आपको बताना है किस प्लैनेट का अर्थ के लगभग बराबर मास है। अब यहां पे अब आप कंपेयर करेंगे तो लगभग बराबर होने के लिए एटलीस्ट पावर तो बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा प्लैनेट जिसकी साइंटिफिक नोटेशन में बराबर है लगभग पावर, ठीक है। जैसे अगर आप देखें रैंकिंग के हिसाब से तो भाई अर्थ चौथे, पांचवें और छठवें, इनमें से किसी के बराबर है, क्योंकि खुद 5वीं पोजीशन पे, तो या तो एक पिछले के बराबर होगा या फिर एक अगले के। अब जब आप यूरेनस को देख रहे हैं उसकी पावर कितनी है 25, मतलब वो तो बहुत आगे निकल गया, उतना दूर नहीं जाना है। जब आप देख रहे हैं वीनस और अर्थ को तो लगभग सेम ही है, देखो नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम ही है, बस खाली थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मतलब 100 का भी डिफरेंस, लगभग 100 का डिफरेंस है ना। तो ये हो गया ऑलमोस्ट सेम। तो मतलब अर्थ के बराबर किसका वेट हो गया, यहां पे वीनस का वेट हो गया। सिंपल कंपैरिजन करके हमने पता लगाया
कि भैया दोनों की पावर सेम है, तो केवल आगे का अगर आप नोटेशन देखें यहाँ पे तो 4.87 9.57 5.97 थोड़ा सा फर्क है, 1 पॉइंट समथिंग का, ठीक है 1.1 का, तो थोड़ा सा नजदीक है, ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि हमें बोला है अबाउट द सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम, तो हम किसका नाम लिखेंगे, वीनस का लिखेंगे। और यूरेनस क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत दूर है, पावर 25 हो गई, तो एक पावर और बढ़ गई पहली बात तो एक वहां हो गया 10 टाइम्स, उसके बाद फिर आगे की वैल्यूज भी अलग है, तो वो ज्यादा दूर हो जाएगा एज कंपेयर टू वीनस। चलिए यहां पे हमने सवाल क्रमांक 129 किया, खत्म। 130 का हमारा क्या है, हमें इन्वेस्टिगेटिंग सोलर सिस्टम, मतलब हमें सोलर सिस्टम के बारे में कुछ चीजें पता करनी है। द टेबल शोज द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम ईच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम टू द सन। भाई किसका डिस्टेंस कितना है, तो पहले आपको कंप्लीट करना है टेबल, किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। यहां पे अगर आप देखें तो भाई कितना हो जाएगा, 3 6 और 2 8, तो 7.78 इंटू 10 पावर 8, ठीक है। अब यहां पे डेसिमल कहां शिफ्ट होगा, तो 3 3 6 2 8, तो ये हो जाएगा 2.279 इंटू 10 पावर 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में मर्क्यूरी है यहां पे, तो 3 3 6 1 7, तो 5.79 इंटू 10 पावर 7। अब इसमें क्या हो रहा है, डेसिमल कहां पे था, यहां पे कितना शिफ्ट हो रहा है, ध्यान देखिए, तो 3 6 9 से शिफ्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4.497 इंटू 10 पावर 9। नेक्स्ट वाले में लगभग सेम ही है, तो 3 6 9, तो 5.9 इंटू 10 पावर 9। व्हेन आई एम सेइंग लगभग सेम है, मतलब दोनों सेम जगह पे है, सेम रैंकिंग पे, तो पावर 10.9 ही आएगी लगभग, ठीक है। यहां पे ये आपका समय बचाएगा कि आपको एक्चुअली हर बार काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे यहां पे देखिए 1.427, तो ये लगभग उसी रैंकिंग पे है, तो 1.427 इंटू 10 पावर 9 ही होगा, ठीक है। आप काउंट कर लीजिए, 3 6 9, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट वाले में भी सेम पोजीशन, तो लगभग है, तो 2.87 इंटू 10 पावर 9। लास्ट वाले में देखो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, तब आप काउंट कर लीजिए एक बार, 3 6 यहां पे 2 8, तो 1.082 इंटू 10 पावर 8 आप यहां पे लिख सकते हैं। यहां पे क्या हुआ, आपने डेसिमल को कितना शिफ्ट किया, 3 6 और 2 8, तो 1.082 इंटू 10 पावर 8। तो आपका पहला पार्ट तो हो गया, आपने सारी वैल्यूज को साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सेकंड, ऑर्डर द प्लैनेट्स फ्रॉम द क्लोजेस्ट टू सन टू द फारदेस्ट टू सन। अब कौन कितना दूर है, तो जो सबसे करीब होगा उसकी वैल्यू सबसे कम होगी। अब सबसे वैल्यू कम होगी तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हम पीछे का डिनोमिनेटर, पीछे की वैल्यू देख लेंगे कि पावर कितनी है। उदाहरण के तौर पे 10 पावर 7 वाला कौन है, मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी आएगा पहली पोजीशन पे। अब इसके बाद अगली पावर है 8 वाले, तो 8 वाले 4 है, 1 2 3 4, उन चारों को अब हम देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है ऑन द बेसिस ऑफ आगे की वैल्यू। जैसे यहां पे आप देखेंगे 1.082 सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये दूसरी पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद तीसरी पोजीशन पे आएगा 1.4, तो ये हो जाएगा थर्ड अर्थ। फोर्थ हो जाएगा हमारा वैल्यू के हिसाब से मार्स, और फिफ्थ हो जाएगा जुपिटर। सबका पीछे का 10 पावर 8 था, तो हमने आगे की वैल्यूज को कंपेयर करके अपना आंसर निकालने का प्रयास किया। उसके बाद आ जाएंगे 10 पावर 9 वाले। 10 पावर 9 में सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, तो भाई सैटर्न की है, ठीक है। उसके बाद 10 पावर 9 में सबसे छोटी वैल्यू किसके, यूरेनस की है, तो वो 7, ठीक है। उसके बाद है किसकी वैल्यू, तो नेपट्यून की है, जो कि हो जाएगा 8, और लास्ट में आ जाएगा प्लूटो जो कि है 9। तो आपने यहां पे क्या किया, डिस्टेंस के हिसाब से छोटी से बड़ी वैल्यू में अरेंज किया, क्योंकि आपको क्या बोला था, क्लोजेस्ट मतलब सबसे करीब, और फारदेस्ट मतलब सबसे दूर, तो जो सबसे करीब है उसका डिस्टेंस सबसे कम होगा, तो हमने कम वाली वैल्यू को पहले रैंक किया है। तो इस तरीके से आपने 9 के 9 प्लैनेट्स को यहां पे कर दिया है रैंक, और इसी के साथ हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 131, दिस टेबल शोज द मास ऑफ वन एटम फॉर 5 केमिकल एलिमेंट्स। ये जो 5 केमिकल एलिमेंट्स है उनका मास बता रहा है, ठीक है। यूज इट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो आपको यहां पे इंफॉर्मेशन दी है, सिर्फ आपको आंसर का जवाब देना है, सवाल का जवाब देना है। विच इज द हेवीएस्ट एलिमेंट, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से अगर आप देखें तो पावर हो गई है नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव पावर में थोड़ा केस आपका अलग हो जाता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव पावर, और यूं देखा जाए
तो पॉजिटिव पावर में कंपैरिजन करना ज्यादा आसान होता है। देखो नेगेटिव पावर में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी मतलब असल में ये वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, मतलब वो डेसिमल के उतना पीछे थी मतलब छोटी थी। अब अगर आप एग्जांपल देखें तो 0.5 बड़ा है या फिर 0.25 बड़ा है या 0.05 बड़ा है, ये बताइए आप मुझे कौन सी वैल्यू बड़ी है। सर ऑब्वियसली 0.5 बड़ा है क्योंकि वो डेसिमल के ज्यादा नियरर है। ठीक है, आप अगर ऐसे समझे तो, या फिर ऐसे भी अगर आप देखें तो 0.5 होगा 5/10 और वो जाएगा 5/100, तो वो ज्यादा दूर की वैल्यू है। इसीलिए जब आप यहां पे देखते हैं नेगेटिव पावर को तो जो छोटी वैल्यू है वो बेसिकली बड़ा नंबर होता है। उदाहरण के तौर पे आपको बोल रहा है विच वन इज हेवीएस्ट, तो यहां पे मैं 27 पावर वाले को हेवीएस्ट नहीं बोलूंगा, बल्कि वो तो क्या होगा, वो तो लाइटेस्ट होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा दूर है, मतलब डेसिमल से बहुत ज्यादा दूर है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू है। तो 25 वाले दोनों कंपेयर करेंगे यदि हम, उस केस में हम कह सकते हैं कि लेड वुड बी द हेवीएस्ट क्योंकि उसका वजन ज्यादा है उसकी, क्योंकि अब पीछे की वैल्यू तो ठीक है वहां से आपने कंपेयर कर लिया कौन बड़ा कौन छोटा, बट आगे की वैल्यू में जो बड़ा होगा उसका ही वेट ज्यादा होगा। तो 3.44 1.79 से बड़ा है तो मतलब क्लियरली लेड का वेट ज्यादा होगा। अब यहां पे विच एलिमेंट इज लाइटर, सिल्वर और टाइटेनियम। अब आप सिल्वर और टाइटेनियम को कंपेयर करेंगे तो भाई पावर से ही कंपेरिजन हो जाएगा, इसकी पावर छोटी है मतलब ये डेसिमल के ज्यादा करीब है, ये डेसिमल से दूर है मतलब ये छोटी वैल्यू ये बड़ी वैल्यू। तो कौन सा है, आपको लाइटर पूछा है, हेवियर नहीं लाइटर, तो टाइटेनियम वुड बी द लाइटर वन। ठीक है, हेवियर कौन सा होगा, हेवियर होगा आपका सिल्वर, टाइटेनियम। चलिए लिख दिया। अब लास्ट है लिस्ट ऑल द 5 एलिमेंट्स फ्रॉम लाइटेस्ट टू हेवीएस्ट। तो सबसे लाइटेस्ट कौन सा होगा, जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव में खेल पूरा उल्टा हो जाता है, तो सबसे हल्का होगा हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद आएंगे उससे कम पावर तो मतलब 26 वाले, तो दो है टाइटेनियम या फिर लिथियम। तो लिथियम का वेट कम है क्योंकि देखो उसकी आगे की वैल्यू कम है, छोटी है, तो लिथियम आएगा इसके बाद, है ना, जब आप कंपेयर करेंगे। फिर आएगा टाइटेनियम क्योंकि भैया पावर उसकी इसके बराबर है लेकिन वजन में वो डेसिमल पॉइंट में ज्यादा आ रहा है, तो फिर आएगा टाइटेनियम, टाइटेनियम। चलिए एल्यूमिनियम का भाई टाइटेनियम। फिर आएगा आपका सिल्वर क्योंकि वो उसका इसके कंपैरिजन में पावर छोटा है मतलब डेसिमल के करीब है, पर वो डेसिमल में जो वैल्यूज हैं उनमें लेड से हल्का है, लेड है 3.44, ये है 1.79। फिर आएगा लास्ट में लेड, LEAD, लेड। चलिए कैसे किया आपने कंपेयर, पहले आपने पावर्स को देखा, उसके बाद आगे की वैल्यूज में तो वही चलता है, जो बड़ी वैल्यू है वो बड़ा है वो हेवी है, जो छोटी वैल्यू है वो हल्का है छोटा है। लेकिन पीछे वाली वैल्यूज में जो हमारे 10 की पावर्स हैं नेगेटिव में हमेशा उल्टा होता है, जिसकी वैल्यू बड़ी उसका वर्चस्व या फिर उसकी पावर्स कम। ठीक है, वो डेसिमल से ज्यादा दूर मतलब ज्यादा छोटी वैल्यू। चलिए स्क्रीन क्लियर। सवाल क्रमांक 131 हुआ समाप्त। सवाल क्रमांक 132 देख लेते हैं। द प्लैनेट यूरेनस इज अप्रोक्सीमेटली 2896819200 000 मीटर्स अवे फ्रॉम सन। व्हाट इज द डिस्टेंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे आप सर, काउंट करना पड़ेगा 3 6 9 12, तो कितना सर 2.89689192 इंटू 10 पावर 12, क्योंकि आपने डेसिमल को आगे शिफ्ट किया है, बड़ी वैल्यू को आपने छोटी वैल्यू बनाया है, तो बैलेंस करने के लिए आपको पावर को पॉजिटिव रखना पड़ता है ताकि वो बैलेंस कर दे जो आपने वैल्यू को छोटा कर दिया। तो 3 6 9 12। ठीक है, लेकिन यहां पे सारी वैल्यू लिखना पड़ेगा क्योंकि उसी सीक्वेंस में हमारी आंसर्स आएंगे। तो 2.89689192 इंटू 10 पावर 12 मीटर्स होगा आपका आंसर। क्या आपको यह समझ में आया। किलोमीटर होता तो आप किलोमीटर लिखते, सेंटीमीटर होता तो आप सेंटीमीटर लिखते, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म का फंडा सिंपल है, कितनी भी वैल्यूज हो डेसिमल के आगे एक ही वैल्यू आएगी और वही हमने यहां पे लिखा है। भले यहां पे हमारे पास डेसिमल के पीछे 7 वैल्यूज हैं, डजंट मैटर, 7 क्या 10 होती तब भी हम ऐसे ही लिखते, लेकिन डेसिमल के आगे एक ही वैल्यू आती। और आप ये भी नहीं कर सकते कि इसमें से कुछ वैल्यू को हटा के राउंड ऑफ कर दिया, ऐसा कुछ करने का प्रयास न करें। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न हो गया हमारा 133। एन इंच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.02543 मीटर्स। ठीक है, राइट द डिस्टेंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है लेकिन छोटी वैल्यू को बड़ा बनाना है, उल्टा काम करना है। तो यहां पे जब आप डेसिमल को शिफ्ट करेंगे कितने प्लेसेस से, 1 2,
तो 2.543 हो जाएगा, लेकिन आपने क्योंकि डेसिमल को दो प्लेसेस से गलत दिशा में मूव किया, मतलब छोटी वैल्यू को बड़ा बनाया है, तो आपने कुछ गलत काम किया है, तो इसीलिए आपको डेसिमल को क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर नेगेटिव लिखना पड़ेगा, मतलब -2 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे मीटर्स, और ये किसका है, ये 1 इंच, तो 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.543 इंटू 10 की पावर -2 मीटर्स। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान था हमारा ये जवाब। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 134 पे, जो क्या पूछ रहा है हमसे, द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 7.67 इंटू 10 की पावर -7, ध्यान रखना यहाँ पे -7 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सन। ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे कि अर्थ का वॉल्यूम सन के वॉल्यूम के कंपैरिजन में 7.67 इंटू 10 की पावर -7। ऑब्वियस सी बात है, अर्थ छोटा है, सन बड़ा है, तो जब दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करेंगे तो सन के वॉल्यूम के मुकाबले अर्थ का वॉल्यूम बहुत छोटा आएगा। ठीक है, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, इस वैल्यू को सिंपली आपको इसको कन्वर्ट करना है यूजुअल फॉर्म में, मतलब वो जो -7 वाला जो पूरा खेल है 10 की पावर वाला, उसको गायब करना है। -7 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब हुआ कोई छोटी वैल्यू को आपने बड़ा करके बताया है, तो मतलब आपको वापस जाना है, तो डेसिमल को कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, आगे। तो कितना, तो सर 767, तो एक तो यही शिफ्ट हो जाएगा, जो 7 डेसिमल के आगे है वो पीछे जाएगा। बचे हुए जितनी प्लेसेस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 फिर आएगा डेसिमल, क्योंकि भैया 7 प्लेसेस थी, तो एक डेसिमल के आगे 7 था, उसको आपने पीछे भेजा, बचे 6 के लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं था, तो अब क्या लगाओगे, 0 लगाओगे, तो हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 6 7, कितना हो जाएगा, टाइम्स क्या, वॉल्यूम ऑफ अर्थ व्हेन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सन। क्या किया आपने, आपने डेसिमल को केवल शिफ्ट किया। तो एग्जाम में अगर ये सवाल आएगा तो 1 या 2 मार्क का आएगा, बस आपको डेसिमल को शिफ्ट करना और अपना आंसर बताना है। एमसीक्यूज में भी आ सकता है, जिसमें आपका डेसिमल हो सकता है कभी यहाँ पे हो, कभी यहाँ पे हो, कहीं और हो, तो आप कृपया ध्यान रखें कि कहाँ पे आपका डेसिमल प्लेस होगा, उस हिसाब से काउंटिंग करें। जब कुछ भी नहीं हो तो आप क्या लिखते हैं, जीरोस के हिसाब से अपना डेसिमल प्लेस करते हैं। चलिए स्क्रीन क्लियर, सवाल क्रमांक 134 हो गया समाप्त। सवाल क्रमांक 135 क्या बोल रहा है हमसे, एन इलेक्ट्रॉन mass is approximately 9.10938626 into 10 power -31 नेगेटिव। व्हाट इज द मास इन ग्राम्स। ठीक है, अब ये आपको किलोग्राम में दिया है, ठीक है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, मास को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें 9.10938626 इंटू 10 पावर -31 केजी है। ठीक है, अच्छा 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, तो सर 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम्स, मतलब इतने केजी है तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इनटू 1000, क्योंकि हमें इन सबको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो केजी की जगह आपने क्या लिख दिया, इनटू 1000 ग्राम्स। अब यहां पे आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे यदि, तो आपको क्या देखने को मिलता है, भाई इसमें तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि वैसा करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म खराब हो जाएगा। ये है 10 पावर -31, आप 1000 को 10 पावर 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं, क्या लिख सकते हैं आप 1000 को 10 पावर 3, ये अभी भी ग्राम्स में ही चल रहा है। चलिए अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 9.10938626 इंटू 10 पावर -31 प्लस 3 करना पड़ेगा हमें, क्यों भैया, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो -31 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा, -28 आएगा। तो ये हो जाएगा 9.10938626 इंटू 10 पावर -28, कितना, -28। ये कहां से आया सर, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया और वेट हो गया ग्राम्स में। यहां पे आपने नियम कौन सा लगाया, a पावर m इंटू ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन नामक नियम का यूज करके आपने अपने प्रश्न का उत्तर यहां पे दिया है। चलिए इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न आने से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो ये कि अब मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुली फंक्शनल है, जो कि आपको बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट एकदम क्लासिफाई करके आपके लिए हमने अलग से बना दिया है। और ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे YouTube का जो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, उस पर करीबन 25,000 से ज़्यादा वीडियोस हैं,
और इस पूरे हमारे जो समुंदर है ज्ञान का, वहां पे आपके काम के वीडियोस कहीं गुम ना जाएं, ये टेंशन हमें लगी हुई थी। इसलिए हमने क्या किया, आपके लिए एक सोल्यूशन निकाला है भाई। यहाँ पे अलग अलग क्लासेस को हमने बांट दिया है, अलग अलग टॉपिक्स को बांट दिया है, जो भी हम अलग अलग रेंज हमारी है वो सबको हमने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया है। एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड हो गया, यहाँ पे टर्म टू एग्जामिनेशन हो गए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल अगर आपको पढ़नी है तो वो सब आपको अलग अलग मिल जाता है, ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से जहां पे भी आपके काम के सेशन से वहां पे आप पहुंच सके। कोई भी सेशन आपका छूटना नहीं चाहिए, ये हमें हमेशा प्रयास रहता है हमारा। जैसे यहाँ पे आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर देखना चाहें तो सारी क्लासेस की सारी एग्जाम्पलर जो भी हमने कवर की है वो सब आपको एक जगह पे मिल जाती हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, उदाहरण के तौर पे आपको कक्षा 8वीं की मैथ्स पढ़नी है, क्लास 8 के मैथ्स के टैब पे क्लिक कीजिए, आपको एक चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाएगी। हर चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं, उनकी कितनी ड्यूरेशन है, वो सारी जानकारी आपको एक ही जगह पे मिल जाती है, बिना किसी मेहनत के और बिना किसी वीडियो के गुमने के डर से। आप अपने सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, आसानी सारी चीजें पढ़िए, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई भी सेशन आपका मिस नहीं होगा। और क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन भी दी हुई है तो आप अपने हिसाब से प्लानिंग करके भी अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं एग्जामिनेशन की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पहुंच के आप जैसे ही वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको सेशन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप जो सेशन देखना चाहें देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के, क्योंकि यहाँ ना कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, ना कोई ब्रेक आता है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई नोटिफिकेशन। तो आप केवल और केवल अपना पूरा ध्यान कहाँ लगा सकते हैं, आपकी पढ़ाई पे लगा सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने क्या देखा, तो बेसिकली सेशन में हमने जो हमारी कक्षा 8वीं की एग्जाम्पलर है मैथ्स की, उसका हम लोग कर रहे थे यूनिट 8, जहां पे हमने सवाल क्रमांक 121 से लेकर 135 तक खत्म करने का प्रयास किया। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है एक छोटा सा होमवर्क, जहां पे आप करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा सॉल्व, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएं क्लियर, आप कहीं भी अटके ना। ठीक है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान जितना आप बांटोगे उतना आपका भी बढ़ेगा और दूसरों का भी इंक्रीज होगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।